नमस्ते। आज मेरे साथ संजय दीक्षित साहब हैं, बहुत दिनों बाद पकड़ में आए। अ, संजय दीक्षित साहब पार्टी के काम के साथ-साथ एक इनका पैशन है जो नरेगा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, नरेगा के मज़दूरों के साथ जो जाति होती है, जो भ्रष्टाचार है, उस पे लगातार काम करते रहते हैं। जब कांग्रेस सरकार ने इस नरेगा स्कीम को लाए थे, तो उस समय ये उसकी नेशनल काउंसिल में भी थे। इन्होंने उसको पहले दिन से इम्प्लीमेंटेशन स्टेज से लेके उसमें जो-जो चेंज होते रहे, तो उसकी बारीकियों को भी समझते हैं। आम आदमी को ये लगता है कि नरेगा मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा और केवल भ्रष्टाचार। लेकिन संजय दीक्षित साहब पहले भी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। नरेगा किस तरह से इस देश और इस प्रदेश के जो जीवन शैली है और खास करके उन वंचित वर्गों के लिए लाइफलाइन का काम करती है जिनके पास 2 जून खाने के पैसे भी नहीं। वो एक मिनिमम गारंटी करती है कि भाई साल में आपको इतने दिन रोजगार मिल जाएगा इत्यादि इत्यादि। आज मुख्य बात इस पे हो रही है कि किस तरह से नरेगा के कानून में कुछ संशोधन हुए। वो संशोधन का जब भी कोई संशोधन होता है तो इसलिए होता है कि वो उसकी बेहतरी होगी, वो ज्यादा ठीक ढंग से इफेक्टिवली लगेगा, उस पर लोग चर्चा करेंगे। लेकिन किस तरह से अधिकारी और जो अधिकारियों को सुपरवाइज जो भी करते हैं उन लोगों की मिली भगत से वो बजाय बेहतरी के वो भ्रष्टाचार को और उसने तेजी दे दी, गति दी। तो संदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो नया आप खुलासा लेके आए हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि कितना कितना मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके मोटी आउटलाइन दे दी कि नरेगा का क्या क्या कानून था, क्या चेंज हुआ और किस तरह से भ्रष्टाचार उसमें। आनंद जी, आपने जो मनरेगा के बारे में बताया उसमें बहुत कुछ बताया। ये योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण मजदूर को जीविका उपलब्ध कराना अपने ग्रामीण परिवेश में। हमारा जो माइग्रेशन था वो रुके। स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी एक उद्देश्य था, लेकिन महात्मा गांधी नरेगा का मुख्य उद्देश्य था जो अकुशल श्रमिक है गांव में, वो पलायन करके अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में नरकीय जीवन ना बिताए। मैं कभी भी इस बात के खिलाफ नहीं रहा कि स्थायी परिसंपत्तियों का भी निर्माण होना चाहिए, लेकिन जब ये अधिनियम बना था तो ऐसे परमिसिबल वर्क, अनुमन्य कार्य तय किए गए थे जिसमें 70-80% श्रमांश लगता था, सामग्री अंश कम लगता था। अब ये 10 साल चला। 2006 में मनरेगा इस देश में लागू हुई थी। 2016 तक ये चला कि आप सामग्री अंश कम इन अनुमन्य कार्यों को कराएंगे, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन है, संपर्क मार्ग है, फॉरेस्टेशन है। ये सब ऐसे कार्य हैं जो ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करते हैं और जिसमें लेबर कॉस्ट ज्यादा है। दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। ठीक है। 2016 में एक केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया कि जो 60-40 का रेशियो तय किया गया था 2006 में कि जो भी कार्य किए जाएंगे उसमें 60% श्रमांश लगेगा और 40% मटेरियल अंश लगेगा। उसमें ग्राम पंचायत स्तर पे ये अधिकारी ध्यान दें, जब वार्षिक कार्य योजना बनाए तो ये ध्यान दें कि ऐसे कार्यों को चिन्हित किया जाए जिसमें ये एक्ट का ये प्राविधान लागू करे। संदीप जी, मैं एक मिनट बीच में रोक के एक चीज पूछ लूं। मिनिमम 60% लेबर हो, वो लेबर का कंपोनेंट ज्यादा भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। कुछ राज्य हैं जहां 90% पूरे प्रदेश में लेबर कंपोनेंट हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल। ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नहीं है कि 40% का मटेरियल लगाना ही लगाना। यस। आप उसको कैप आपने कर दिया कि उसको अगर दूसरे शब्दों में कहें कि आप 40% से ज्यादा का मटेरियल नहीं। कितना संवेदनशील आप गरीब मजदूर के प्रति हो सकते हो, ये स्पष्ट है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात कही। आज जिस दुखी मन से, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मजदूर के खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है, दोबारा वो उद्योगपतियों के दरवाजे पहुंच जाए। एक जमाना था जब नरेगा शुरू हुई थी, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, फगवाड़ा, इन सब स्टेशन पे उस उद्योगपतियों के मैनेजर प्ले कार्ड लेके खड़े होते थे कि कमरा भी देंगे, कूलर भी देंगे, हमारे यहां आओ। लेकिन मजदूर गांव में ही संतुष्ट था। अब वो स्थिति आ गई है और एक जो सामने आया है उदाहरण पिछले 15-20 दिन के भ्रमण के दौरान, वो एक ऐसा उदाहरण है जो संस्थागत अपहरण अधिकारों का। अभी तक इसके पहले जो भ्रष्टाचार के मामले खुलासे भी हुए उसमें पंचायत प्रतिनिधि ने किया,
ग्राम पंचायत लेवल के कर्मियों ने किया, फर्जी भुगतान हुए, फर्जी मस्टरोल बने, यहां तक तो सुना था। लेकिन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे मैंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि यह जो अधिनियम का उल्लंघन, मजदूरों के अधिकारों का अपहरण हुआ है, इसमें राज्य सरकार के साथ साथ कृषि मंत्रालय, कृषि भवन में ग्राम विकास मंत्रालय के विभाग भी दोषी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आप बात Yes, कर रहे हैं जी। because there is a separate department MIS, there is a joint secretary MIS in rural development department, जिसका काम है कि केवल वो कंप्यूटर पे वॉच करे कि कहां डेविएशन हो रहा है। और पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में ये 60-40 का रेशियो जो कन्वीनियंट कर दिया गया था 2016 में कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मेंटेन कर सकते हो, और मैं उस अमेंडमेंट का समर्थक हूं आज की तारीख में कि अगर कोई ऐसा अच्छा कार्य जिसमें 60-40 वायलेट हो रहा है, कोई स्कूल की दीवार या कोई ऐसा शिक्षण व्यवस्था में जहां पक्का काम करना है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला का मुखिया होता है वो तय कर सकता है कि भाई ये बनेगा मनरेगा के पैसे से, हम उस जगह ज्यादा मजदूरी में पैसा खर्च कर देंगे, यहां मटेरियल में ज्यादा खर्च कर देते हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि अधिनियम में बदलाव होते हैं, नए नियम बनते हैं, लेकिन किस प्रकार जिले, प्रदेश और दिल्ली के बैठे हुए अधिकारियों ने इस बार इस अमेंडमेंट का खुला उल्लंघन किया। सैकड़ों हजारों इस उत्तर प्रदेश में गांव हैं जहां मजदूर थे और उनको मजदूरी साल में नहीं मिली। एवरेज मजदूरी जहां 40 दिन है, वहां उन ग्राम पंचायतों में 10-12 दिन मिल पाई, क्योंकि फर्जी फर्मों के नाम करोड़ों रुपए मटेरियल कंपोनेंट का निकाल लिया गया और 60-40 का वायलेशन हुआ। मैं राज्य सरकार के साथ साथ उतना ही दोषी मानता हूं केंद्र सरकार को, क्योंकि उन्होंने एक एडवाइजरी भी नहीं दी राज्य सरकार को दैट यू आर वायलेटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यू आर वायलेटिंग द गजेट। ये एक पक्ष है। ये लूट का एक नायाब तरीका है कि आप अमेंडमेंट करें और फिर कुछ राज्य उसका उल्लंघन करके 1000 करोड़ रुपए मटेरियल कंपोनेंट में खर्च हुए हैं। और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि यह उल्लंघन कोरोना काल में भी इस देश में 2 राज्यों ने किया, 2020-21 में उत्तर प्रदेश ने और 2021-22 में बिहार ने। मैं ये नहीं मान सकता हूं कि 27-28 राज्य हैं, वहां भी ये भ्रष्टाचार हो सकता था। लेकिन योगी सरकार जो कहती है कि हम मतलब गुड गवर्नेंस, हम गरीबों के लिए प्राण देने को तैयार हैं, वहां इस लूट का खुली लूट हुई और कोई भी व्यक्ति और जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको पिछले 4 वर्षों में 2020-21, 21-22 में चरम पे था ये आपदा। आज 2024 आने वाला है, वो अधिकारी जो उस समय आका थे वो सब प्रमोशन में सब मलाईदार पद पे है। मैं अंत में एक बात सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि ये एक मीठा जहर दिया जा रहा है कि अभी दीपावली थी, 3 महीने का मजदूरी नहीं आई थी उत्तर प्रदेश के मजदूरों को। 1,60,00,000 जॉब कार्ड धारक है, इनको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 5 करोड़ आबादी की जीविका महात्मा गांधी नरेगा से चल रही है आनंद जी। और 3 महीने के काम करने के बाद होली दिवाली एक ऐसा त्योहार है जहां हर गरीब व्यक्ति अपने बच्चों के परिवार के लिए कपड़े लाता है, कुछ मिठाई लाता है, मजदूरी नहीं आई। और कोई भी राजनीतिक दल, मुझे कहने में संकोच नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल ने इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। ठीक है, आज ये योजना अपने अंतिम सांसें ले रही है। मजदूर कुछ दिनों बाद मजबूर होगा मनरेगा छोड़ के फिर से पलायन करने के लिए। जो संविदा कर्मी है, आप उसको अल्प मानदेय दे रहे हैं, मिनिमम वेजेस से भी कम। द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर वेयर दिस स्कीम इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली क्लोज डाउन। हाँ, मुझे संजय जी मैं एक चीज पूछ लूं, आज की तारीख में कानून क्या कहता है कि साल के कितने दिन की मजदूरी आपको देनी है? कानून कहता है 100 दिन की मिनिमम। अगेन आपने वो बहुत अच्छी बात कही, कुछ राज्य 110 दिन भी देने को तैयार रहते हैं। ठीक है, और मिल कितनी रही है एवरेज? 40। तो पहला वायलेशन तो यहीं से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा जो मैं दर्शकों को समझा दूं, जो ये कह रहे हैं
कि कोई भी काम, एक जिला है, जिले में पंचायत के लेवल पे ही काम होते हैं, वो उसी हिसाब से डेवलपमेंट होता है। तो अगर एक जिले में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 100 पंचायत है, हालांकि होती करीब 500-600 है, लेकिन हम 100 पंचायत ही मान लीजिए, 100 पंचायत है। अब अगर 100 पंचायत में 1-1 लाख रुपए के काम होने हैं, पूरे जिले में 1 करोड़ के काम। जो जो बात मैं आपसे समझ पा रहा हूं कि इस 1 करोड़ का ओवरऑल अगर लिमिट है, तो कानून ये कहता है कि इसमें 40 लाख से ज्यादा मटेरियल आप मटेरियल नहीं यूज कर सकते हैं। Yes. और 60 लाख कम से कम आप मजदूर को मजदूरी दें, जिससे उसका जो बेसिक एम है इस उसका, क्योंकि अगर ये मटेरियल सप्लाई का होता तो बाकी बहुत सी स्कीम चल रहे हैं, उसी में हो जाता। बिल्कुल सही कहा। तो ये चूंकि वो लेबर मिले इसलिए इस मटेरियल को भी वो अग्री कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आई कि जहां लेबर, आप सिर्फ लेबर ही कर देंगे तो मटेरियल कहां से आएगा। खैर, तो अब इस ओवरऑल स्कीम को तो आप 40 लाख से ज्यादा नहीं। अब इसमें चूंकि कहीं कहीं जैसा इन्होंने कहा कि स्कूल में या कहीं ऐसी जगह अस्पताल में कोई जो छोटी मोटी चीज बन रही है, जहां पे वो 40 की जगह 50% आपको चाहिए, तो वो रिलैक्सेशन डीएम की नॉलेज के साथ, उनके बिल्कुल। सैंक्शन के साथ, आप 1 लाख में 40,000 करना एक पंचायत में, वहां हो सकता है 1 लाख में आप 40,000 की जगह आप 60,000 भी खर्च कर बिल्कुल दीजिए। सही। लेकिन ये जो 20,000 का वो है, वो ओवरऑल लिमिट ऑफ दैट जिला कि 40 लाख के अंदर ही रहना चाहिए। यही बात है। बिल्कुल आपने सही उसका व्याख्यान किया। अब हो क्या रहा है, जो इनका कहना ये है कि कई जिलों में ये जो मटेरियल कंपोनेंट है ये 40% से ज्यादा हो गया है, और जो जो श्रम देना है, मतलब जो लेबर कॉस्ट है, वो 60% मिनिमम देनी थी, वो उसको 60% से और कम कर दिया गया है। बिल्कुल। और मैं एक एग्जांपल दे दीजिए जिससे लोग देखिए, मैं सरकारी दस्तावेज से बात करता हूं, मैं कभी भी कोई अपने मुंह बात नहीं कहते। उत्तर प्रदेश के आयुक्त ने कहा है कि 1500 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां 90% मटेरियल खर्च किया गया। आप 1500 ग्राम पंचायतों के करीब 1 लाख मजदूर के बारे में सोचिए। भ्रष्टाचार के कारण उनकी तो जीविका खत्म हो गई। ऐसे 3262 2000 नहीं, 1500 नहीं, 3262 पंचायतें हैं, और एक एक पंचायत का नाम है कि कहां। वो ठीक है, लेकिन वो पंचायत ओवरऑल जिले में भी उन्होंने वायलेट किया, क्योंकि ये तो जब आप कह रहे हैं कि ये तो रिलैक्सेशन था, लेकिन वायलेशन तो तब होगा जब जिले में भी उन्होंने 40% के लिमिट। बिल्कुल, मैं केवल उन जनपदों की बात कर रहा हूं जहां जिले स्तर पे वायलेट हुआ है, और उसमें भी आइडेंटिफाइड है कि किस गांव में सबसे ज्यादा डकैती पड़ी, किस ब्लॉक में भ्रष्ट अधिकारियों ने इस नियम का इतना उल्लंघन कर दिया कि जिले स्तर भी मेंटेन नहीं हो पाया। तो अब इसका क्या है, इसका इलाज क्या है? देखिए, एक बात और, मैं आपने अच्छा बात कही, एक कमजोरी है जो हम लोगों के समय में मानता हूं हुई है। इसमें अधिनियम में धारा 25 है कि अगर एक्ट का उल्लंघन हो तो वो धारा 25 के तहत उस अधिकारी को 1000 रुपए जुर्माना पड़ेगा। 1 करोड़ के घोटाले में 1000 रुपए जुर्माना पड़ेगा। दूसरा एक प्राविधान है जिसके लिए मैंने गिरिराज सिंह जी को पत्र लिखा है, धारा 27(2), उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार केवल अधिक भुगतान का मटेरियल पे नहीं है, इसमें सैकड़ों फर्जी फर्म जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, कोरोना काल में क्योंकि व्यक्ति उसकी मॉनिटरिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, उनके नाम हुआ है। तो दिस इज नॉट ओनली द वायलेशन ऑफ दैट, इट इज अ ग्लेयरिंग इंस्टेंस ऑफ करप्शन ऑल्सो। सो धारा 27(2) में यह प्राविधान है कि अगर एक्ट का वायलेशन के साथ साथ करप्शन भी कुछ प्रामा फेसिया नजर आ जाता है, तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार ये बाउंड कर सकती है कि आप कार्रवाई करें, और अगर आपने 3 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं की, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर एन इंक्वायरी बाय द सीबीआई और स्टॉप द फ्लो ऑफ फंड टू दैट स्टेट। ठीक है। I have requested गिरिराज सिंह to stop the flow of fund to उत्तर प्रदेश and the 3 states। ठीक है। गिरिराज सिंह जी केंद्र में केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जिनका विभाग इस मनरेगा की योजना को मॉनिटर करता है। मैं संदीप जी चलते चलते आखिरी एक प्रश्न आपसे कर लूं, क्या कभी इस वायलेशन या इसके लिए कभी किसी सरकार ने कहीं कोई जांच बिठा के सीबीआई इंक्वायरी अभी तक इंस्टीट्यूट की और किसी को सजा मिली है? ये पहली बार देश में ये मामला सामने आया है। 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयुक्त ग्राम विकास ने आज से एक हफ्ते पहले पत्र बनाया है कि आप 15 दिन के अंदर बताइए कौन कौन से जिले में वायलेट हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। हाँ। हम सब लोगों का जो मुख्य मुद्दा ये था कि ये कम से कम इशू पब्लिक डोमेन में पहुंच जाए, आप तक पहुंचे, आप भी प्रश्न करना शुरू करिए। और आपको लगता है मनरेगा मनरेगा बहुत से लोगों का मनरेगा की वजह से चूल्हा चलता है, हाँ। ये हरदम ध्यान रखिएगा। तो मनरेगा के प्रति सहृदय रहिए। बेईमान अधिकारी हैं, बेईमान इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मनरेगा वन ऑफ द बेस्ट योजना जो आजाद भारत की योजना है, इसलिए वो जीविका की योजना है, ये ध्यान हरदम रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।